Good morning, class 9th. In last video, we have learned that is inverse square rule, in which we have find out that how we get the formula f square is directly proportional to 1 upon r square. And this further topic, in forward topic, today we will run the free fall. So what do you mean by free fall? देखिए at walls implies free fall. ठीक है, तो फ्री फॉल की बात कर लेते हैं. फ्री फॉल क्या चीज़ होता है उसके बारे में सुन लेते हैं अच्छे से. देखिए फ्री फॉल जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी हाइट से, ठीक है, किसी भी हाइट से फॉल करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि फॉल कर रहा है तो उसका एक्सीलरेशन जरूर होगा क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही होगी. जब उसका एक्सीलरेशन ग्रेविटेशनल फोर्स यानी ग्रेविटी के बराबर हो जाता है तो उसको बोलते हैं क्या? फ्री फॉल. यानी कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, ठीक है, ऊपर से फॉल कर रहा है किसी भी हाइट से, या ये टेबल से फॉल कर रहा हो या काफ़ी हाइट फॉल कर रहा है या कहीं से भी फॉल कर रहा हो, जब उसका एक्सीलरेशन ग्रेविटी के बराबर हो जाता है तो उसको बोलते हैं फ्री फॉल कर रहा है, यानी फ्री फॉल कर रहा है. ग्रेविटी मतलब यहाँ पे क्या होगा, जी के वैल्यू जब जानते हो कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फ्री फॉल के बारे में और चीज़ भी हम लोग जान लेते हैं. अगर इसके बारे में डिफरेंशिएशन किया जाए, डिफाइन किया जाए तो क्या आप बोल सकते हैं? The falling of a body from a height towards the earth under the gravitational force of earth is called free fall. यानी कोई भी बॉडी किसी भी हाइट से अर्थ की तरफ फॉल कर रही हो और जो इसका एक्सीलरेशन हो वो कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो, यानी जी की ग्रेविटी के बराबर हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? फ्री फॉल. एक चीज़ और इसमें क्या था, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन फ्री फॉलिंग बॉडीज इज द सेम फॉर ऑल द बॉडीज अपार्ट फ्रॉम डज नॉट डिपेंड ऑन द मास. हाँ, ये पॉइंट को भी सुन लीजिए अच्छे से. भाई सारे पॉइंट्स मैं नोट्स में प्रोवाइड कर दूँगा. इसमें क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, इसमें साइंटिस्ट गैलीलियो ने इसमें फिगर किया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी भी हाइट से फॉल कर रहा हो, ठीक है, तो जो उसका एक्सीलरेशन है वो ग्रेविटी के फोर्स पर डिपेंड करता है, उसके मास पे डिपेंड नहीं करता. ठीक है, सॉरी, इस चीज़ को हम अच्छे से समझ लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी हाइट से फॉल कर रहा हो तो उसका मास कुछ भी हो तो उसको डिपेंड नहीं करता. मतलब क्या कि मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हमारे पास है किसी एक हाइट पे, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक हाइट पे ये है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है. यहाँ पे एक स्टोन है, ठीक है, मान लीजिए 1 kg का, ठीक है, और यहाँ पे एक स्टोन है मान लीजिए 10 kg का. इन दोनों स्टोन को अगर हम सेम टाइम पे अगर यहाँ से फॉल कराएंगे, ठीक है, सेम टाइम से यहाँ फॉल कराएंगे तो इन दोनों जो ग्राउंड पे वो पहुँचेगा, है, जो ग्राउंड पे पहुँचेगा वो ये टाइमिंग जो होगी वो सेम होगी. वो जो टाइमिंग हमारी होगी वो क्या होगी? सेम होगी. हाँ, अब ये क्वेश्चन तो बिल्कुल दिमाग में उठ रहा है, सर ऐसा थोड़ी होता है, हम लोग कभी देखे हैं, कभी ऊपर से कुछ गिराएंगे तो अलग अलग टाइम पहुँचता है. हाँ, तो ये चीज़ पहले का एक कॉन्सेप्ट था कि हमारा जो ऊपर जो एक्सीलरेशन वर्क करता है, जो हमारा एक्सीलरेशन है वो उसके मास पे डिपेंड करता है. बट बाद में गैलीलियो ने क्या किया, आपने देखा होगा कि क्या बेंडिंग टावर ऑफ लीन टावर ऑफ पीसाई, एक टावर होती थी, वहाँ पे क्या किया उसने 2 स्टोन लिया अलग अलग वेट के, उसको फॉल कराया. तो क्या देख रहा है कि दोनों स्टोन क्या कर रहा है, ग्राउंड पे सेम टाइम के बाद फॉल कर रहा है. बट उसने देखा कि अगर हम कोई एक कॉइन ले लेते हैं और एक फेदर ले लेते हैं और दोनों को जो फॉल करा रहे थे, कॉइन पहले पहुँच जा रहा है, फेदर बाद पहुँच रहा है. तो गैलीलियो ने इससे ये एक्सपेरिमेंट फाइंड आउट किया कि यहाँ फेदर में क्या, इसका सर फेदर जैसे कि जो पंख वगैरह होते हैं इसको फॉल करना बहुत हल्का वेट है और कॉइन क्या इसके कंपेरिजन में बहुत हाई वेट है. पर दोनों जो ऊपर से फॉल कर रहे हैं तो फेदर को ज़मीन पहुँचने में टाइम लग रहा है और कॉइन को पॉइंट 1 पहुँच जा रहा है. तो ये जो डिपेंड कर रहा है वो उसके मास पे डिपेंड नहीं करता, वो उसको डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे. यानी कॉइन के कंपेरिजन में इसका सरफेस एरिया फेदर का होगा, ये ऐसे कहीं कुछ होगा. तो अब यहाँ पे मतलब एयर रेजिस्टेंस ये से ब्लो कर रही है, जो एयर रेजिस्टेंस ये से ब्लो कर रही है तो इतने सरफेस पे वर्क कर रहा है, ठीक है, वो इतने सरफेस जो नीचे से एयर का फोर्स लग रहा है. और कॉइन पे क्या हो रहा है कि वो इतने फोर्स लग रहा है. यानी यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस क्या है, कम है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है. इसीलिए क्या कर रहा है, फेदर को नीचे पहुँचने में टाइम लग रहा है, कॉइन को नहीं लग रहा है. इसी चीज़ को प्रूफ करने एक और साइंटिस्ट है, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने क्या किया एक जार लिया, ठीक है, एक जार लिया और एक उस जार के अंदर उसमें एक कॉइन रखा यहाँ पे और एक फेदर रख दिया और उसमें सिर्फ वैक्यूम पंप लगा के सारा एयर पार्टिकल्स को बाहर निकाल लिया. जब एयर पार्टिकल सारे पार्टिकल्स से वाले तो ये पूरा वैक्यूम के अंदर कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं रहा. अब इससे इनको उठा के इसको ऐसे रखा हुआ था, उसको ट्विस्ट किया तो उन्होंने क्या देखा
कि ये कॉइन और ये फेदर सेम समय एक साथ यहाँ पहुँच रहे हैं, फिर को ट्विस्ट किया तो वो वापस भी सेम एक साथ आ रहे हैं, यानी कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है। तो दोनों पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, यानी कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है वो क्या है, जी के बराबर ग्रेविटी ऑफ अर्थ लग रहा है, वो दोनों इक्वल है, एक समय पे इक्वल आ रहे हैं। इट मीन्स क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी हाइट से फॉल करने में कितना टाइम डिपेंड करता है, वो उसके मास पे डिपेंड, जो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके मास पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि कितना उसकी सरफेस एरिया वाइड है कि नैरो है। अगर वाइड होगा तो एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा, तो यानी वो कुछ समय बाद निकलेगा। अगर दोनों सेम साइज़ के हैं दोनों, अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो क्या करेगा, एक साथ फॉल करेगा। तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। यानी कि अगर कोई एयर रेजिस्टेंस कहीं वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर वैक्यूम चीज़ है, अगर दोनों को ऊपर कहीं से फॉल कराएंगे तो दोनों जितना भी वेट डिफरेंस क्यों ना हो, दोनों एक साथ नीचे की फॉल करें, उसको बोलते हैं फ्री फॉल। यानी इस कंडीशन में जो हमारा एक्सीलरेशन हो जाएगा वो ग्रेविटी फोर्स के बराबर हो जाएगा। दूसरा, आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वो हमारा क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो एक्सीलरेशन लग रहा है, जिसको हम बार बार चीज़ पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन विद ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ एंड दिस एक्सीलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द मास। जो बातें मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि जो उसके जो हमारा एक्सीलरेशन की ग्रेविटी है, जो जी है, वो उसके मास पे डिपेंड नहीं करता, उसके ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है। सेकेंड, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन अ फ्रीली फॉलिंग ऑफ बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द बॉडी आर नोट इज ग्रेविटी। यानी कि यूनिफॉर्म जो एक्सीलरेशन इसमें प्रोड्यूस करेगा वो क्या हो जाएगा, जी के बराबर होगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड। मुझे ये चीज़ आपको बता दी। नाउ वी विल, हम बार बार ये कह रहे हैं जी की वैल्यू हमारी 9.8 आती है, ये सब हम लोग जानते हैं, बट ये वैल्यू कैसे आई इसको फाइंड आउट करेंगे। तो ठीक है, तो ये जी वैल्यू कैसे आ रही है इसको फाइंड आउट करेंगे। तो इसको फाइंड आउट करने के हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है। तो एक ही तरीका हमारे पास है, उसको लोग पढ़ेंगे। देखिए, अगर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को याद करते हैं, यानी कि वैल्यू ऑफ जी कैसे निकालेंगे, ठीक है। वैल्यू ऑफ जी निकालने का तरीका क्या है, हमारा फॉर्मूला क्या है, वी हैव, मैं शॉर्टकट में बता दूँ, वी हैव एफ इक्वल्स टू क्या हो जाता है, कैपिटल जी इंटू एम अपॉन आर का स्क्वायर। ये क्या है, मतलब अर्थ का मास दिया हुआ है कैपिटल एम, ठीक है, और ये किसी यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है, या डिस्टेंस दिया हुआ है क्या, आर, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है, स्मॉल एम, और जी हमारे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना। तो अब अर्थ का मास तो फिक्स होगा, और ये जो हमारा अर्थ का रेडियस है, मतलब ये रेडियस से बहुत ऊपर चला गया ना, हमारा कोई ऑब्जेक्ट अगर इसके कंपेरिजन में देखा जाए तो इसका रेडियस क्या बहुत स्मॉल हो जाएगा, तो ये अर्थ के रेडियस के बोले कि हम तो बहुत ऊपर चले गए, ये चीज़ यहाँ से कहीं होगा तो ये कितना पार्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो बोले कि ये मान लीजिए 100 है और ये 1 है, तो मतलब क्या होगा, 100 के आसपास ही हो जाएगा। इसी तरीके का मैं ले रहा हूँ, ये बहुत मतलब आपको दिखा रहे डायग्राम में, एक्चुअली इतना ऊपर होगा नहीं, स्मॉल हाइट होगा, अर्थ के कंपेरिजन में बहुत कम हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे जो हमारा m है वो जाएगा मास ऑफ अर्थ। तो तबीयत ठीक नहीं इसलिए हुई, आपको आवाज़ से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी। तो वो हमारा कितना हो जाता है, 6×10⁻²4, ठीक है। और r क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ, वो हमारा कितना हो जाएगा, वो होता है 6.4×10⁶ मीटर, इसको याद रखिएगा। नो, अब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से फॉल कर रहा है, उसका मास m है, तो उस पर कोई ना कोई, और मान लीजिए मान लेते हैं इसका एक्सीलरेशन a है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, लेट अभी इस कंडीशन के लिए, तो जो उस पर फोर्स लग रहा होगा, फ्रॉम सेकेंड लॉ ले सकते हैं, फ्रॉम सेकेंड लॉ हम पूछ सकते हैं F = क्या हो जाएगा, m×a, है ना, F = m×a, और जानी A = हमारे पास क्या जाएगा, F/m। हमको A तो निकालना है, एक्सीलरेशन ही निकालना है। चलो ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पुटअप कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो A = हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाता है, तो देखिए A = हमारे पास आ जाएगा G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन आर का स्क्वायर इंटू स्मॉल m। तो स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, यानी A = का जाएगा कैपिटल G इंटू कैपिटल M अपॉन आर का स्क्वायर, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। सॉरी अगेन। और यहाँ पे अगर फ्री फॉल कर रहा है तो इस मीन्स फ्री फॉल की कंडीशन में हम जानते हैं, और फ्री फॉल हम कहते हैं कि फ्री फॉल कर रहा है, तो A = हमारा क्या हो जाएगा, G के बराबर हो जाएगा, ठीक है। A = G बराबर, यानी कि हम G = क्या कर सकते हैं,
कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, सब हमको वैल्यू पता ही है। तो वैल्यू पुटअप करेंगे इसकी, तो क्या क्या चीज़ आ जाएगा, जी की वैल्यू सबको याद होनी चाहिए 6.7 इंटू 10⁻11। कैपिटल एम की वैल्यू हम लोग मालूम कर चुके थे 6×10⁻24 अपॉन आर का स्क्वायर यानी कि क्या 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। इस वैल्यू को आप जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपका वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा, तो यानी कि जी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 9.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आगे हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑपरेशन, क्योंकि जी की वैल्यू कहाँ कहाँ वेरी करती है नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास 9।